नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस बंधन 88 पे। और आज हमारा एक अध्ययन का जो विशेष केंद्र रहेगा वो रहेंगे सम्राट अशोक। क्योंकि इस कैरेक्टर के बिना, इस व्यक्तित्व के बिना इतिहास को आगे की ओर पढ़ना या इसको छोड़ के हम इतिहास को पढ़ें तो संभव नहीं है। क्योंकि इसकी एक अमिट छाप जो है इतिहास पर पड़ी है और इसका नाम है सम्राट अशोक। तो आज का हमारा अध्ययन का केंद्र है सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक का जो जन्म है, सम्राट अशोक जो है 269 से 232 बीसी तक, मतलब 269 बीसी से 332 बीसी तक इन्होंने शासन किया। ठीक है। तो इनके पिता का नाम था बिंदुसार, इनकी माता का नाम था सुभद्रांगी। पिता इनके बिंदुसार, माता इनकी सुभद्रांगी थी। और ये दिव्यदान के अनुसार, मतलब इनकी जो माता का जो वर्णन मिलता है ये दिव्यदान के अनुसार हमको मिलता है। अशोक का विवाह विदेश अशोक का विवाह जो है विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री देवी से हुआ। तो अशोक का विवाह किससे हुआ? विदिशा के श्रेष्ठी, राजा रहे होंगे वहाँ की श्रेष्ठी, उनकी पुत्री थी देवी, उससे उनका विवाह हुआ। और इससे उनको एक पुत्र और एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा हमको यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा इनकी एक अन्य पत्नी है तिस्यरक्षिता। क्या नाम है इसका? तिस्यरक्षिता। ये भी दिव्यदान के अनुसार है। ठीक है। अशोक के देखो अन्य नाम में इसका एक अन्य नाम मिलता है अशोक का, चंडे प्रदोत। ठीक है, चंडे प्रदोत भी अशोक का एक अन्य नाम हमको मिलता है। इसके अन्य पुत्र और पुत्रियां जो हैं इसमें हैं कुणाल, जालौक, संघमित्रा, चारुमित्रा। ये इनके बच्चों के नाम हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी विवाह किए थे सम्राट अशोक ने और इनके बहुत सारे बच्चे थे। ठीक। बौद्ध परंपरा कहती है कि सिंहासन प्राप्ति के लिए अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये अतिशोक्तिपूर्ण बात है। 99 भाई इनके रहे होंगे, थोड़ा सा शक भी होता है। ठीक है, लेकिन हो भी सकता है 99 भाइयों की इन्होंने हत्या की है और तब जाके इन्होंने राजगद्दी हासिल की। अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। किसके द्वारा पढ़ा गया था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। ठीक है। अशोक ने अपने अधिकतर शिलालेखों में देव नाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय नामक उपाधि धारण की है। इनके जितने भी शिलालेख, मैं बताऊंगा कि शिलालेख क्या होते हैं, तो इन शिलालेखों में इनका नाम मिलता है देव नाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय। प्रियदर्शी या इसको प्रियदर्शी भी कहते हैं। यह उपाधि भाब्रू अभिलेख जो कि राजस्थान में, कौन सा? भाब्रू अभिलेख जो कि कहाँ पे? राजस्थान में है। वहाँ इनके प्रियदर्शी या प्रियदर्शी नाम भी हमको मिलता है। और बुद्ध का प्रमाण सर्वप्रथम हमको इसी अभिलेख में मिलता है। तो बुद्ध का जो प्रमाण है, भगवान बुद्ध हुए, इसका जो प्रमाण है वो हमको भाब्रू अभिलेख से मिलता है जो कि राजस्थान में है। इसके अलावा 4 अभिलेखों में अशोक का नाम हमको अशोक ही मिलता है। इसमें मास्की है, निट्टूर है, उदयगोलम है और गुर्जरा है। गुर्जरा मध्य प्रदेश में है और दतिया जिले में। ठीक है। और मास्की, निट्टूर और उदयगोलम ये तीनों के तीनों दक्षिण भारत में अर्थात कर्नाटक में ये हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। कांधार अभिलेख या इसको सरेकुना अभिलेख भी कहते हैं और यह द्विभाषी अभिलेख था, मतलब 2 भाषाओं में, ग्रीक भाषा और अरमाइक भाषा में था। और सर्वप्रथम इसी अभिलेख को पढ़ा गया 1837 में। जब जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा तो इसी अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं अशोक के अभिलेख। इसमें वृहद शिलालेख है जो कि इनकी संख्या 1 से लेकर 14 तक है। लघु शिलालेख है, वृहद और लघु शिलालेख। तो शिलालेख 2 भागों में बढ़ गए, वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। स्तंभ लेख में 7 स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। ठीक है, तो ये भी 2 भागों में बढ़ गए। और पृथक शिलालेख, इसमें धौली और जौगड़, ये पृथक शिलालेख के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत जो है गुहा अभिलेख भी हमको, गुहा मतलब होता है गुफा अभिलेख, भी हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है। इन दोनों लेखों से अशोक की समस्त जानकारी मिल जाती है। मतलब इन शिलालेखों से या पूरे जितने भी इनके स्तंभ लेख हैं, शिलालेख हैं या गुहा लेख हैं, तो इन सब से अशोक की लगभग समस्त जानकारी हमको मिल जाती है। ठीक है। बुद्ध शाक्य उपाधि भी गुर्जरा अभिलेख से मिलती है। मतलब बुद्ध शाक्य उपाधि भी अशोक ने धारण किया था और इसका जो जिक्र है वो गुर्जरा अभिलेख से हमको मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है पुराणों में? अशोकवर्धन। रुद्राजमन के जूनागढ़ अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। किसका? मतलब अशोक का वर्णन। रुद्रादमन एक शक थे, और शक मतलब वाला शक नहीं, मतलब ये शक वंश के थे और ये पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने विशुद्ध रूप से संस्कृत का क्या जारी किया था, कहना चाहिए अभिलेख जारी किया था इन्होंने। इनकी पत्नी
असंगमित्रा, महादेवी, पद्मावती, तिस्रक्षिता और कौरविकी थी। ठीक है, अगर आपने पिक्चर देखे होंगे शाहरुख खान साहब की अशोका, तो उसमें जो करीना कपूर हैं तो उन्होंने कौरविकी का ही रोल किया है। ठीक है, तो इस तरीके से। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं 273 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ। 273 ईसा पूर्व में असल में गद्दी पर बैठे, राज्याभिषेक नहीं हुआ था, ये तो गलत लिखा है। इनका क्या हुआ, ये गद्दी पर बैठे और 4 वर्ष के अंतराल में ही उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और 4 वर्ष के अंतराल में ही इन्होंने 269 में बीसी में पूर्ण रूप से इन्होंने राज्याभिषेक कराया। मतलब यहाँ पर उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, 99 भाइयों की हत्या की और 269 में जो है क्या हो गया, इनका राज्याभिषेक हो गया, पूर्ण रूप से राजा बन गए। राधा गुप्त इनके मंत्री थे, उनकी सहायता से बड़े भाई सुसीम को गद्दी से हटाकर ये गद्दी पर बैठे। ठीक है, 5वें अभिलेख में इसके जीवित भाई एवं परिवार का उल्लेख मिलता है। मतलब अशोक के जो 5वां अभिलेख है उसके जीवित भाइयों और उसके परिवार का समस्त उल्लेख जो है हमको 5वें अभिलेख में मिलता है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया और कलिंग की राजधानी थी तोसली और यहाँ के राजा थे नंदराज और इनकी बेटी थी कौरविकी। ठीक है, युद्ध होने के कारण क्या थे, सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि हमेशा डर लगा रहता था, है ना, कलिंग से डर लगा रहता था क्योंकि मगध के बाजू में ही क्या था, कलिंग था। फिर दक्षिण से संबंध बनाने हेतु भी जरूरी था, क्योंकि दक्षिण से अगर व्यापार करना हो तो कहाँ से होकर जाना पड़ता था, ये कलिंग होकर ही जाना पड़ता था मगध को। इसलिए मगध क्या करना चाहता था, इसको जीतना चाहता था, सम्राट अशोक इसलिए इसको जीतना चाहते थे। व्यापार वृद्धि हेतु भी आवश्यक था, स्थल तथा समुद्री मार्ग पर नियंत्रण हेतु भी इसको हराना आवश्यक था और हाथियों हेतु भी इसको जीतना आवश्यक था। ये अनुश्रुति के अनुसार है कि हाथियों हेतु युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें लगभग इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और लगभग 1 लाख के आसपास जो लोग थे वो निर्वासित हो गए, मतलब इधर उधर भटकने लगे वो। कलिंग के राजा देखो नंदराज से इनका युद्ध हुआ। इसी युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वो बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के पास चले गए और शस्त्र त्याग कर इन्होंने धर्म का मार्ग अपना लिया, है ना। और धम्म मतलब होता है प्राकृत भाषा का शब्द, धम्म यानी होता है धर्म, जो कि प्राकृत भाषा का शब्द है। ठीक है, अशोक पहले ब्राह्मण था, मतलब शैव धर्म का अनुयायी था और बाद में ये बौद्ध हो गया। ठीक, रजत रंगिणी जो कि कर्ण द्वारा लिखी गई थी के अनुसार यह श्रीनगर का संस्थापक था, शैव धर्म का उपासक था। अशोक अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में बोध गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की इसने यात्रा की। अगर हम लोग इसके देखें साम्राज्य विस्तार, तो इसका जो साम्राज्य विस्तार है वो देखिए आप, उत्तर में जम्मू कश्मीर, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, फिर पश्चिम में काठियावाड़, दक्षिण में कर्नाटक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और उत्तर पूर्व में नेपाल तक इसका जो है साम्राज्य फैला था। लगभग बहुत बड़ा इसका साम्राज्य था। अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह इसने भी एक बहुत बड़े भूभाग पर क्या कर लिया था, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अब हम इसके थोड़े धम्म की या धर्म की हम लोग बात करें। धम्म मतलब एक प्राकृत भाषा का शब्द है। ठीक, तो धम्म में क्या क्या बातें कही गई, पहले तो माता पिता का आदर करना चाहिए, पशु बलि निषेध है, मतलब पशु बलि नहीं होनी चाहिए, जीव हिंसा, जीवों के प्रति किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, बड़े एवं गुरुजनों का आदर करना चाहिए, दानशीलता की बात कही गई, इसमें उचित व्यवहार की बात कही गई, आदर एवं सम्मान की बात कही गई। इसमें सार वृद्धि का मतलब होता है अपने धर्म की तो उन्नति करना और साथ ही साथ अन्य धर्मों की भी तरक्की और उन्नति करना, इसी को कहते हैं सार वृद्धि। और ये 12वें शिलालेख में बात भी है। ठीक, तो इस तरीके से ये इनका धम्म कहता था। किसका धम्म, अशोक का धम्म। इसके अलावा हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। इन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए। कितने बनाए, 84,000 स्तूप बनवाए। भारत में प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन की जो शुरुआत है वो सम्राट अशोक ने ही की थी। अशोक के सभी अभिलेखों में विषय प्रशासनिक था, किंतु इनका जो रुम्मीदेई अभिलेख है जो कि वर्तमान में नेपाल में है, इसमें आर्थिक व्यवस्था की बात कही गई है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, जिसको टॉलमी सेकंड भी कहा जाता है, ने पाटलिपुत्र में डियोनीसियस नामक राजदूत को भेजा था। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिसमें कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी शामिल थी। ठीक है, तो अशोक ने आजीवकों के रहने के लिए बराबर पहाड़ी एक जगह थी, इसमें कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाया। अशोक के पौत्र मतलब इसका पोता जो दशरथ था, उसने आजीवकों के लिए नागार्जुन गुफा दान में दे दी थी, उनको प्रदान कर दी थी।
अशोक के शिलालेखों की संख्या जो खोज है 1750 में टिफेन थेलर ने की थी। टिफेन थेलर 1750 में। और इसको सबसे पहले पढ़ने में जो सफलता अर्जित की थी वो किसने की थी? वो था 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। भाब्रू अभिलेख में बताया गया कि इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। किसने? अशोक ने। बराबर गुफा अशोक की सहिष्णुता को दर्शाता है कि मतलब ये सभी धर्मों का आदर करता है। स्तंभ लेख बताते हैं कि अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति क्या इनका सम्मान था। मतलब सारे अभिलेखों में उसने बौद्ध धर्म के ही सिद्धांतों को लिखा है। ठीक है। प्रथम शिलालेख में सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ये वाली बात भी देखने को मिलती है। शिलालेखों की शुरुआत अशोक ने ही की भारत में सर्वप्रथम। इस जो लघु स्तंभ लेख है इनकी संख्या 4 है। अशोक ने धम्म की परिभाषा राहुलो वेदुसुत्त में दी। ठीक है। इसके अलावा 7 स्तंभ लेख जो हैं पूर्णतः ब्राह्मी भाषा में है। 7 स्तंभ लेख हैं और सातों के सातों भारत में हैं और कहाँ पर हैं? मतलब अलग अलग स्थानों में है और इसकी भाषा है ब्राह्मी भाषा। भारत में सभी अभिलेख ब्राह्मी भाषा में, देखिए पॉइंट लिखा हुआ है। ग्रीक प्लस अरमाइक जो है ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में जितने भी अभिलेख मिले वो ग्रीक और अरमाइक में, ये अफगानिस्तान में। खरोष्टी लिपि वाले मिले हमको उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में और शेष भारत में जितने भी बच गए वो सब के सब ब्राह्मी लिपि में। ठीक है। तो याद रखेंगे जो ब्राह्मी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है और जो खरोष्टी लिपि होती है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है और मुख्यतः उनके लेख थे स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहा लेख। गुहा यानी गुफा होता है। ठीक है। अशोक पर मोगली पोतस्तिस का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा और उन्हीं के प्रभाव में आकर उन्होंने पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को अपना लिया था। मोगली पोतस्तिस। लघु शिलालेख, गुहा शिलालेख ब्राह्मी लिपि में थे। ठीक है। चाहे लघु शिलालेख हो या गुहा अभिलेख, ये ब्राह्मी लिपि में थे। इसको आप लोग याद रखेंगे। अशोक की राजकीय घोषणाएं लघु स्तंभ लेखों में, इनकी जो राजकीय घोषणाएं थी वो लघु स्तंभ लेखों में हमको मिलती हैं। जो बाब्रू अभिलेख में स्वयं को मगधाधिराज भी कहा इन्होंने। मगधाधिराज मतलब मगध का राजा। बाब्रू अभिलेख में स्वयं को किसने कहा है? अशोक ने। क्या कहा है? मगधाधिराज, मगधीरा नहीं। अब थोड़े से हम शिलालेखों का अध्ययन कर लेते हैं। इनके जो 14 शिलालेख हैं इनको चतुर्दश शिलालेख भी कहते हैं। प्रथम शिलालेख जो है उसमें पशु बलि की निंदा है और ये सबसे छोटा इस शिलालेख है, याद रखेंगे। द्वितीय में चिकित्सा व्यवस्था की बात कही गई है। तृतीय में कहा गया है कि हर 5वें वर्ष जो है जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं जनता के बीच में जाएंगे और लोगों की परेशानी सुनेंगे और इसके अलावा अन्य धार्मिक बातें भी उसमें लिखी हैं। चतुर्थ में जो है भेरी घोष की जगह धम्म घोष, मतलब लड़ाई झगड़े की बजाय धर्म का मार्ग अपनाओ, ये बात कही गई। पंचम में जो है पुरुष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। धम्म महामात्र का मतलब होता है कि प्रचार प्रसार करने वाले पुरुष। षष्टम में आत्मनियंत्रण की बात की गई। 7 और 8 में जो है तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया। अशोक ने जितनी भी तीर्थ यात्राएं की उनका वर्णन हमको मिलता है। 9वें में शिष्टाचार की बात की गई। 10वें में प्रजा के हित में सोचने की बात कही गई। 11वें में धम्म की व्याख्या। 12 में स्त्री धम्म महामात्रों की नियुक्ति। 13 में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है, मतलब 13वां शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है और जो 14वें नंबर का है उसमें लोगों को धार्मिक जीवन बिताने की शिक्षा जो है अशोक ने दी है। इस प्रकार फिर हम स्तंभ लेख देखते हैं तो स्तंभ लेख जो है 7 हैं और ये 6 स्थानों से हमको मिलते हैं। प्रयाग स्तंभ अभिलेख या इसी को जहांगीर अभिलेख भी कहते हैं, इसको अकबर बिरबल अभिलेख भी कहते हैं, इसको कौशाम्बी अभिलेख भी कहते हैं, इसको रानी अभिलेख भी कहते हैं। इसको रानी अभिलेख कहने का कारण ये है कि जो कुरुआकी इनकी पत्नी थी, जो कलिंग के राजा नंदराज की बेटी थी, तो उसी की याद में इन्होंने इस अभिलेख को बनाया था, इसलिए इसको रानी अभिलेख भी कहते हैं। और इसको कौशाम्बी से इलाहाबाद ने जो है अकबर के द्वारा, और कहीं कहीं ये बताता है कि अकबर ने नहीं बल्कि अकबर के पुत्र जहांगीर ने लेके आया था इसको। इस तरीके से बात आती है ना, कहीं अकबर द्वारा और कहीं जहांगीर द्वारा। फिर इसके बाद देखते हैं दिल्ली टोपरा। तो दिल्ली से टोपरा लाया गया इसको। ठीक, पहले दिल्ली में था, वहाँ से टोपरा में था, इसको दिल्ली लाया गया फिरोज शाह तुगलक द्वारा। और दिल्ली मेरठ से इसको कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया, ये भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया इसको। रामपुरवा चंपारण में है। और उसके अलावा 1872 में करलाइल महोदय द्वारा रामपुरवा चंपारण जो है अभिलेख इसकी खोज की गई। ठीक है। लौरिया अरेराज ये भी चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ ये भी चंपारण बिहार में है। इसकी विशेषता ये है कि इसके स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। ठीक है। और एक सिंह है जो पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए है।
रुम्मीदेई अभिलेख ये भी नेपाल में है, चूँकि ये भी भारत से बाहर है ना। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सार ए कूना अभिलेख, या इसको कंदहार अभिलेख कहते हैं, या कांधार, ये अफगानिस्तान में है वर्तमान में, ठीक है। ये सबसे लंबा अभिलेख है और द्विभाषी अभिलेख, और सबसे पहले इसी अभिलेख को पढ़ा गया था। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से। रुम्मीदेई अभिलेख जो है सबसे छोटा अभिलेख है, जो कि नेपाल में है वर्तमान में, और इसी में लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की जो दर है वो घटा दी गई थी, और कितनी 1/8 इसको कर दिया गया था, और बलि नाम की जो प्रथा थी उसको समाप्त करने का भी यहाँ जिक्र मिलता है। अशोक की जो मृत्यु है वो 323 ईसा पूर्व में हुई। इस तरीके से हमारा जो आज अध्ययन का केंद्र था सम्राट अशोक वो समाप्त होता है। इसके अलावा हम जो कल है हम मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था और उसके सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, राजनीतिक सारी व्यवस्थाओं को हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।